में है और किस जगह पर एग्जैक्टली है। तो या तो आपको ये किसी लेक के नजदीक नजर आएंगे या फिर किसी रिवर के नजदीक नजर आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि उस जमाने के लोग जो है प्रेफर क्या करते थे, वो रिवर्स के नजदीक बैठना पसंद करते थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी और फूड। तो उसको हम टाल सकते हैं, 10-15 दिन भी टाल सकते हैं, लेकिन पानी को हम 1 दिन 2 दिन भी टाल नहीं सकते हैं। तो चूंकि जो स्टोन टूल्स है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आमतौर पर जो इन लोगों ने स्टोन टूल्स जो है वो उस जगह पर जाते थे। ये भी एक मसला है। अभी तो हमने बात की थी कि पानी, स्टोन टूल्स हमने देखा कि वो दूसरे, अगर हम देखेंगे टूल्स उनके लिए दूसरे नंबर पर आते थे, क्योंकि हंटर्स के लिए तो ये लाइफ लाइन है टूल्स, लिहाजा वो उस जगह का इंतखाब करते थे जहां स्टोन और गुड क्वालिटी स्टोन इजीली अवेलेबल होती थी। बात समझ आई? ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर मैं कभी आर्कियोलॉजिस्ट बनूं तो मुझे किस तरह से ये चीजें देखनी है, मैं कहां किस जगह सीधे मैं जेसीबी लेके मैं शुरू करूंगा जमीन को खोदना और फिर मुझे मिल जाएंगे, नहीं। पहले से ही अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो हम जाएंगे पानी के जखायर पर पुराने जमाने से जो मौजूद हैं, उसके अलावा उन जगहों पर जाएंगे जहां स्टोन के अच्छे जखायर हैं जिनसे चीजें बन सकती हैं, समझ रहे हैं, जो गुड क्वालिटी स्टोन्स हैं, तो वहां पर हम जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें आपको आगे चलकर भी आपको पता चलेंगी। तो अब अगर आप देखेंगे कि हमें इन लोगों के जो इन्होंने इस्तेमाल की थी उस जमाने में, ये अक्सर बेशतर गारों में रहते थे। किन में रहते थे? गारों में रहते थे। तो हमें उन गारों के अंदर पेंटिंग्स मिलती हैं, रॉक पेंटिंग्स मिलती है, उनको रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक पेंटिंग्स। वो भी हमें याद, और वो हमें बहुत कुछ बताती है इनके बारे में, क्योंकि वो रॉक पेंटिंग तो एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं इनस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट की तरह, एक बुक की तरह है, किताब की तरह है, समझ रहे हैं। तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि ये केव्स में रहने वाले लोग जो थे, ये पेंटिंग्स जो बनाते थे, उनसे जो बातें हम आज अखज़ कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट्स काफी तहकीक के बाद हमें बताते हैं कि इन पेंटिंग्स का मतलब क्या है, क्यों बनाते थे ये पेंटिंग्स। तो यूजुअली हम आज जब हम पेंटिंग करते हैं तो ये शौक होती है, तो क्या उस जमाने में ये लोग शौक की वजह से ये करते थे, दीवारों पर ये पेंटिंग्स करते थे, या और क्या वजूहात थे? और ये जो पेंटिंग वाले ये केव्स जो हमें मिलते हैं इंडिया में, 2 जगहों पर खासकर ये मिलता है। एक मध्य प्रदेश में मिलते हैं और दूसरा सदर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। एक मध्य प्रदेश में और दूसरा सदर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये सारी की सारी केव्स जो है, ये पेंटिंग्स जो है, उनमें वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं। पेंटिंग्स किन की है? पेंटिंग्स वाइल्ड एनिमल्स की है। और इसमें क्या ड्रा किया गया है? ड्रा यह किया गया है कि उस जमाने के लोग किस तरह से बेहतरीन शिकारी थे, उनकी एक्यूरेसी, उनकी स्किल को वहां दिखाया गया है, दर्शाया गया है, समझ रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है? आप सीधी बात क्या पता चलती है कि उस जमाने के लोग हंटर्स थे और एक्यूरेट तरीके से किस तरह हंटिंग करते थे। ये सारे हो सकता है वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ये मैं ऐसे ही बता, आपकी बुक में नहीं लिखा है। हो सकता है कि वो कोई रिचुअल करते थे कि अगर मैं ये पेंटिंग बनाऊं तो बाद में मैं अच्छा एक हंटर बन सकता हूं ये भी हो सकता है ना। मतलब बहुत सारी चीजें इसके बारे में, हम बहुत तरीकों से हम जो है सोच सकते हैं। तो ये जब हम किसी पुरानी जगह को जब भी हम खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जब भी खोजते हैं किसी जगह को, उसको वो साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन साइट्स से हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं पुराने जमाने की। इन्हीं में टूल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, बिल्डिंग्स भी मिली हैं कुछ उस जमाने की। तो इनको साइट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। और ये साइट्स जो है ये उन लोगों ने बनाई है, असल में ये उन लोगों की जगह, रहने की जगह थी जो यहां हजारों लाखों साल पहले यहां पर रहते थे, और अब उन्होंने फिर छोड़ दिया, कहीं पर चले गए, या हालात ने उनको, जिंदगी ने उनको बहा लिया किसी और तरह, तो वो उन्होंने पीछे छोड़ दिए ये जगह। और जब आज हम रिसर्च करने जा रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आज जाते हैं, तो ये सारी जगहें हमें बहुत कुछ बयान करती है। और यहां पर हमें बहुत सारा, कभी कभार तो हमें ये जमीन के ऊपर ही मिलती है, कभी कभार ये दे आर बरीड अंडर द अर्थ,
हमें उसको अनर्थ करना पड़ता है, जिसको हम एक्सकैवेशन कहते हैं। हालांकि एक्सकैवेशन पूरी प्रोसेस को भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बरीड हैं उनको हम एक्सकैवेट कहते हैं, कि उनको हमें खोद के निकालना। और अब एक तो है सरफेस के ऊपर मिलेंगी, दूसरा है जमीन के अंदर मिलेंगी, एक तीसरी जगह भी है जहां ये मिल सकती है। कैन यू टेल मी व्हाई? पानी के अंदर में भी मिलती है ये। कहां पर? पानी के अंदर में भी ये कभी कभार मिलती है। जो गोताखोर होते हैं तो उन्होंने काफी जगह पर ये दरियाफ्त किया, और फिर वहां आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्होंने वहां बहुत सारी तहकीकें की। ऐसी बातें आप बहुत सारी देखेंगी जब आप हिस्ट्री का भरपूर तरीके से जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगी। अभी हम एक तरह से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर आपको ये सारी बातें काफ़ी मदद देंगी। और इस चैप्टर में जो है हम साइट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारी साइट्स की बात करनी है, लेकिन एक साइट का हम ज़रूर यहाँ गुफ्तगू करेंगे, दैट इज़ कुरनूल केव्स। ये कुरनूल केव जो है आपके पेज नंबर 13 पर, वहाँ पर है, पेज नंबर 13 पर आप कुरनूल केव्स देख सकती हैं। आप पेज नंबर 13 देखो, है ना, पेज नंबर 13 पर ये है कुरनूल केव। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को, जो हम अभी टूल्स की बात कर रहे थे या मुख्तलिफ जो चीज़ों की बात कर रहे थे, यहाँ पर उनको ऐश भी मिला। डू यू नो व्हाट इज ऐश? राख, सूर्य था इस पर, वो यहां इनको मिला, और इससे इनको पता चला कि इस जमाने के लोग फायर का भी इस्तेमाल जानते थे। गॉट इट नाउ? तो किस तरह से क्लूज हमें क्या क्या बताते हैं। क्लियर? तो अब फायर जो है वो किस चीज के लिए वो यूज करते थे? इट वाज एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये भी हो सकता है क्योंकि गुफा के अंदर रात को तो वहां तो दिन को ही कुछ नजर नहीं आता है, तो वहां पर लाइट करने के लिए, उसको वहां रोशनी करने के लिए, और दूसरा वो शायद मीट को रोस्ट भी करना जानते थे, या फिर एक और चीज, चूंकि एनिमल्स को ये हंट करते थे, इंसान हंट करते, लेकिन एनिमल्स भी बसा अवकाश इनको हंट करते थे। समझ रहे हैं? जो हमें पुरानी जो एक हमें ढांचा मिलता है, उसको लूसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसी कहते हैं। उसके जब उस पर रिसर्च हो गई तो उसमें पता चला कि लूसी जो है दरख्त से गिरकर जो है वो मर गई है। दरख्त से गिरकर, बहुत पुराना स्केलेटन है ये, और दरख्त से गिरकर मरने के बाद उसको जानवर ने खाया है, और उस जानवर का एक दांत उसकी इसमें जो है रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है, अभी भी वो मौजूद है, उसका वो ढांचा। तो इसका मतलब ये था कि वो तो इन ऑर्डर टू सिक्योर अवे एनिमल्स, उसके लिए भी ये आग जलाते थे। समझ रहे हैं? ये मुझे दिमाग में ये बात आ गई कि लूसी के बारे में मैंने आपसे बात की, तो इससे ये पता चलता है कि एनिमल्स का भी उनको डर रहता था, खासकर खूंखार उस जमाने में जो है काफ़ी ज़्यादा दरख्त, ये जो जंगलात पाए जाते थे, और जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो इस वजह से उनको इसका भी डर रहता था। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये उनका तरीका है कि या तो वो लाइट के लिए इस्तेमाल करते थे आग को, या फिर रोस्ट मीट को करने के लिए करते थे, या फिर जो है जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए, ताकि वो हमला ना करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस तरह से आग का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है आपका जवाब? गर्मी तो ये तो एक छोटी सी, ये तो बेसिक चीज है कि गर्मी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज तो हमने इसका इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल हमने किया है चांद तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हैं? यानी इंसान ने छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक इन जो बज़ाहिर हमें लगती है कि आग तो हमें कोई बड़ी चीज आज नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब अगर आप इसको देखेंगे कि किस तरह से हम कंट्रोल्ड कंबशन में इसको, किस तरह से रॉकेट्स में इसको भरते हैं, और फिर इस फ्यूल का इस्तेमाल करके हम दूसरे सैयारों पर कमंदे डालते हैं। समझ रहे हैं? और कंट्रीब्यूशन किसका है? उस हंटर गैदरर का जिसने सबसे पहले ये दरियाफ्त की। समझ रहे हैं? और यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इंसान अकेला नहीं है आग का इस्तेमाल करने में। ऑस्ट्रेलिया में एक बाज है, उसको शायद ब्लैक काइट उसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करता है और आग लगाता है। क्या करता है? आग लगाता है। ये सारी बातें जो है जब हम देखते हैं कि, तो उससे भी पता चलता है कि एवोल्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो चूंकि इन जमानों का अब
हमें यह भी बताना है कि अब अगर हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पहचान किससे होती है? अगर अगर आपको कोई बाहर कोई मिलने आया होगा, तो अब मुझे आपको बताना है कि यहां पर एक आदमी आया था, तो आपको किससे पहचान आएगी? नाम से। वेरी गुड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी इन पीरियड्स के हवाले से नाम रखे हैं, तो हमें उस पुराने जमाने जो अर्लीस्ट पीरियड्स गुजरे हैं इंसान की जिंदगी में, उसके लंबे लंबे नाम रखे हैं। क्या रखे हैं? खासकर जो हमारे हिसाब से एक बड़े ही अजीब-गरीब नाम है। जब हमने अभी भी यहाँ जब अभी हम पढ़ रहे थे हुनुसगी या हुनुसजी, तो ये इस तरह के नाम पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि पता नहीं है किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस एरिया का लफ्ज़ है, तो पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो यूनानी लफ्ज़ से यूनान से दो लफ्ज़ लिए गए हैं, ग्रीक जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। एक पहले सबसे पुराने पीरियड को हम पैलियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और लिथोस का आपको पता ही है, लिथोस मीन्स स्टोन, और ये जो पैलाइयो या पैलियो जो है दैट मीन्स ओल्ड, यानी ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन। अब उसके बाद जो है इट पॉइंट्स आउट कि स्टोन टूल्स जो थे यानी अपने अभी अर्ली स्टेज में थे, यानी जितने भी हमें रफ टूल्स मिलते हैं, रफ स्टोन्स मिलते हैं पुराने जमाने से, तो हम कहते हैं कि ये पहले वाला शख्स जो था जिसने पहले ये औजार इस्तेमाल किए उस जमाने से ताल्लुक रखता है। ये हो गया एक तरीका उसके डेटिंग करने का। दूसरा मैंने आपको बताया डेटिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। हालांकि कार्बन 14 डेटिंग तो हम उन चीजों की करते हैं जो कभी लिविंग थे, नॉन लिविंग के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो टूल्स का हम मुख्तलिफ तरीकों से हम उनका टेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टोन टूल्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस जो है पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स की, कि ये तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स तक ये इस्तेमाल रहे। ये नहीं सबसे ज्यादा 2 मिलियन ईयर्स, 12,000 ईयर्स। इसका मतलब है लंबे अरसे तक असल में इंसानों ने आम हथियारों से ही काम चला। अगर हम ये मानेंगे कि वो जो उस जमाने के लोग जो हैं, जो उस जमाने के स्केलेटन्स अगर हमें मिलते हैं, तो हम अगर उनको अपने तरह के इंसान मानते हैं। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही एक लॉन्ग ड्रॉन पीरियड था, बहुत लंबा, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। समझ रहे हैं? और इसको इसी वजह से 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने कितने मुख्तलिफ पार्ट्स में? एक को हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक, दूसरे को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरे को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक। समझ रहे हैं? यानी सबसे पुराना पैलियोलिथिक में पुराने से पुराना, उसके बाद पैलियोलिथिक में दरमियानी पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक यानी जो फिर मेसोलिथिक के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तकरीबन इट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसको हम जानते हैं। 99% इंसानों ने जो जिंदगी गुजारी है वो इसी पैलियोलिथिक पीरियड में गुजारी है। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये 1% की है। और इस 1% में भी जब आप देखते हो, इसमें भी और 2 पीरियड्स इन्हीं स्टोन्स के आते हैं। दैट इज फ्रॉम 12,000 ईयर्स तक। तो हमने बताया कि 12,000 ईयर्स तक क्या हुआ? पैलियोलिथिक स्टोन एज रही पैलियोलिथिक की। किसकी? फिर आई 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक, और इसमें 2000 साल। ये 2000 साल जो है दिस इज कॉल्ड मेसोलिथिक या मेसोलिथिक, यानी मिडिल स्टोन एज, दरमियानी स्टोन एज का जमाना। एक है उसके हमने 3 पीरियड्स किए, दूसरा है ये मेसोलिथिक का अलग। ये 12,000 तक जो है पैलियोलिथिक ही है, और उसके बाद 12,000 से 10,000 तक यानी 2,000 साल का एक स्पेन, इसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। और इसकी खास बात क्यों हम करते हैं, इसको हमने अलग क्यों किया? उसकी वजह यह है कि उस जमाने में इंसानों ने बड़े ही छोटे छोटे टाइनी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया। पैलियोलिथिक में बिल्कुल रफ टूल्स का इस्तेमाल होता था, इस जमाने में माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हुआ, यानी छोटे छोटे टूल्स उन्होंने बनाए, और ये काफी अच्छे ठीक ठाक टूल्स थे, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ। और दूसरा ये काफी छोटे थे, ये काफी छोटे थे। और इसमें ये माइक्रोलिथ्स जो है
ये ब्लेड्स की तरह काम करते थे, बोनस और वुड के साथ अटैच करके ये रेजर की तरह काम करते थे। समझ रहे हैं? ये इन्होंने इस तरह के टूल्स बनाए और इसी से उन्होंने अब साज, जिसको हम कहते हैं सा, जो आरी होती है, आरी और सिकल, भ्रांति, इनको बनाना शुरू किया फसल काटने के लिए। ये माइक्रोलिथ से किया इन्होंने। किनसे? माइक्रोलिथ। और इसी वजह से इस एरिया से मिलने वाले टूल्स को हम अलग पीरियड में रखते हैं, जिसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक। क्लियर आया? और अब उसके बाद एक और पीरियड। हालांकि इससे यह मतलब नहीं है कि उन्होंने नए टूल्स बनाए तो पुराने उन्होंने छोड़ दिए, नहीं, पुराने टूल्स का इस्तेमाल होता रहा और वैरायटी ऑफ टूल्स उन्होंने आगे चलकर काफी लंबे अरसे तक इन्होंने किया। लेकिन फिर एक और स्टेज आया, अब 10,000 ईयर्स से आगे की तरफ जो उन्होंने अब नए टूल्स बनाए या सीखे बनाने, दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो ये 10,000 साल से फिर शुरू हुआ, यानी आज से 10,000 कबल साल। तो उस वक्त हम नियोलिथिक, पत्थर का नया जमाना कहते हैं। समझ रहे हैं? पत्थर का नया जमाना, उसको हम उर्दू में कहते हैं पत्थर का कदीम जमाना या कदीम पत्थर का जमाना, फिर पत्थर का वस्ती दौर या वस्ती जमाना कहते हैं, और फिर पत्थर का नया जमाना या नया अहद कहते हैं। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक, दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नियोलिथिक का क्या मतलब है, नियो से मुराद ही है नया, नियो से मुराद ही है नया। लेकिन जब हम हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, हिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि जब भी आपके दिमाग में नियोलिथिक आए तो इसका मतलब है न्यू स्टोन एज। लेकिन कौन से स्टोन? पॉलिश्ड स्टोन अब आए। और मेसोलिथिक में माइक्रोलिथस आए, न्यू स्टोन एज में पॉलिश्ड स्टोन आया, और पैलेलिथिक में ओल्ड स्टोन्स। क्लियर? रफ स्टोन्स। क्लियर हुआ? तो अब अगर आपको कभी भी इन जमानों के बीच में फर्क, तो वो किस तरीके से हम करते हैं? स्टोन टूल्स की बुनियाद पर, क्या उस जमाने के टूल्स की क्या हालत थी। तो इससे पता चलता है कि टूल्स की कितनी अहमियत है हिस्ट्री में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये टूल्स कितने अहम है और किस तरह से उनको उस जमाने की हिस्ट्री को रीड्रा या उसको फिर से लिखने के लिए किस तरह से मदद करती है। क्लियर? और हमने इसमें जो अभी देखा, बहुत सारी जगहों का हमने नाम जो है लिया। तो अब मसला यह है कि जब हम नाम लेते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि नाम से ही काम चलता है, उससे ही पहचान होती है। तो पुराने ज़माने के जितने भी नाम हैं, इसमें हमें बहुत सारे जो है हम नामों से इससे वाकफियत हासिल करते हैं। लेकिन ये वो नाम है जो हम प्रेजेंट डे में इस्तेमाल करते हैं। हमें ये पूरा एक्यूरेट पता नहीं है। ये आप याद रखना, ये आप याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पुराने नाम इनमें से शामिल हैं। अब तो नई जगहों के नए नाम आ गए हैं और वो पुराने नाम ऑलमोस्ट अब इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमें अभी भी वो नाम मिलते हैं। लेकिन असल बात यह है कि प्रेजेंट डे जब हम देखते हैं, तो प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों के नाम तब्दील हो गए, बहुत सारे नई नई जगहों का हम नाम देखते हैं। और उस जमाने में वो लोग इन जगहों को क्या कहते थे, ये हम नहीं जानते। ये हमें पता पहले से ही, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। हमें ये पता नहीं, हम उनको नए नामों से जानते हैं। ठीक है, कुछ एक तो हैं जो हम जब हम रिटन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें कुछ पुराने नामों के बारे में पता चलता है। लेकिन जब हम खासकर जब हम हंटर गैदरर्स के ज़माने की बात करते हैं, खासकर जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज के तीनों ज़माने के नाम हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। और इसका ताल्लुक जो है आज के नामों से है। बिल्कुल हम आज जो कोई जगह पर किसी जगह पर, और ये नाम भी काफ़ी मुश्किल होते हैं इनको, क्योंकि अगर आप कश्मीर में बैठ के इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु से जो नाम आते हैं वो शायद तमिल ज़बान में आते हैं और हमें बोलने नहीं आते हैं। इस वजह से हम कभी मिसस्पेल भी करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बारहा बताया कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता हो तो ये ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी उसका पता हो, क्योंकि लैंग्वेजेस का ये मतलब नहीं है। लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए इसने क्या बताया। अब इस पर हंसने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी को कोई नाम पढ़ना नहीं आया, बोलना नहीं आया।
इट्स वेरी, यानी ये मुश्किल है कि मतलब सभी चीज़ों का हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अपना एनवायरनमेंट का भी एक मसला होता है इसके साथ कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारा एक्सेंट किस तरह का है। क्लियर? तो ये सारी बातें, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम अराउंड 12,000 ईयर्स की बात करते हैं तो क्लाइमेट में भी काफ़ी चेंजेस हो गई, तब्दीलियां आ गई, और दुनिया जो है वो बदलती शुरू हो गई, शिफ्ट हो गया वार्म कंडीशंस की तरफ। उससे पहले अगर हम देखेंगे, जब हम पुराने ज़माने की जियोलॉजिकल पीरियड्स की ज़मीन की बात करते हैं, कभी आप पढ़ेंगे उनको, तो कंडीशंस कूल थी, कूल क्लाइमेट था। अब वार्म क्लाइमेट, वार्म कंडीशंस आ गई, गर्मी आ गई दुनिया में, समझ रहे हैं, थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ कि दुनिया में ग्रासलैंड्स पैदा हो गई, जो आज हम देखते हैं। चाहे हम मुख्तलिफ दुनिया के जितने भी इलाकों में जाते हैं, सवाना है, पंपास है, कंपास है, वेल्ड है, ये ग्रासलैंड्स है। इसको ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे वाले जब आप 7th में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगी, तो इन ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट उसी ज़माने में हो गई। और ग्रासलैंड्स में जो है, इसमें घास खाने वाले जानवरों की भरमार, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है नशोनुमा की, समझ रहे हैं। और उसमें खासकर जो है घास खाने वाले जानवरों में डेयर है, एंटीलोप है, गोट है, शीप है, या कैटल के मुख्तलिफ जो है उनके जो मुख्तलिफ जो अकसाम है कैटल के, वो इसमें पाए जाने लगे। और चूंकि जब ये एनिमल्स बहतात में थे, तो इनको खाने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी नशोनुमा पाना शुरू कर दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। तो काफी ज्यादा जानवर जो है दुनिया में आए, और ये एनिमल्स जो है इनकी हंटिंग करने के लिए एक दूसरे का वो हमेशा पीछा होता रहा। ये शायद इसके बारे में हमने पहले भी बात की। और जो फूड की ये जो चेन है, ये पूरी दुनिया में एक तरह से एक जो हम आज के दुनिया की बात करते हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी उस ज़माने में, क्योंकि एक नेचुरल सेटिंग थी इसकी, नेचुरल तरीके से ये फूड चेन जो है एक दूसरे से मिली हुई थी। लिहाजा हर जानवर को पता होता था कि दूसरे जानवर का ब्रीडिंग सीजन कब होता है, उसके जाने का रास्ता कहाँ है, वो अगर माइग्रेशन करता है कहाँ करता है, ये सारा वो जानते थे। और ये अभी तक जो भी वाइल्ड जो उसमें होता है, वाइल्ड लाइफ में आज भी ये होता है, समझ रहे हैं। ये अभी तक ये जारी है। और इसमें शामिल इंसान भी था उस जमाने में। बात समझ आई? ये सिर्फ जानवरों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इंसान भी इसका एक हिस्सा था। आज चूंकि सेटल लाइफ है, हालांकि हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा कि अंडमान निकोबार में अभी भी लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, और वहीं पर ही नहीं है बल्कि अफ्रीका के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में भी, और मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसी जगहें आज भी दुनिया में है जहां पर उसी जमाने से लोग ताल्लुक रखते हैं, वो अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े तो वो उसी हिसाब से है। और चूंकि इंसान जो है जब ये ग्रासलैंड्स बनी, उसको एक फायदा हुआ इससे, हमने इसकी बात क्यों की। उसको ये फायदा हुआ कि बहुत सारा ग्रास, बहुत सारे एनिमल्स का खजाना उनके पास आ गया। और इस ग्रास में कुछ जो है वो जो बार्ली है या जो राइस है, ये खुदरा अब शुरू हो गया, ये खुद से उगना शुरू हो गया। तो इसको आसानी हो गई कि उसने हर्डिंग और रेयरिंग सीखी। उसको अब पता था कि अगर मैं जो है उन जानवरों को जो डियर का शिकार करते हैं उनको भगाऊं, तो ये डियर्स मेरे लिए रहेंगी, तो फिर मैं इनका शिकार, तो उसने ये करना शुरू किया। तो इससे रेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ गया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेम करना शुरू कर दिया, और इसमें गोट, शीप वगैरह जो है उसकी टेमिंग शुरू हो गई जिसमें। और फिशिंग भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वार्म जो अब क्लाइमेट था, तो ये फिश जो है ये पनपनी शुरू हो गई। इन जो वहाँ पर जो जोहड़ वगैरह होते हैं, वो माने सारवनंज, उनमें काफ़ी ज़्यादा फिश पाई जाने लगी, समझ रहे हैं। तो ये भी एक अहम जरिया उसके लिए बना। और इसी से इंसान को एक नया मोड़ उसकी जिंदगी में आ गया कि उसने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की। उसने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की, और सबसे पहले जिन ग्रेन्स को उसने अब शुरू किया उगाना,
उनमें वीट, बार्ली और राइस था। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कहाँ पर क्या, इंडिया के हवाले से हमने बात की। और ये बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगहों पर ये खुदरो भी था और उन्होंने इसको उगाना भी खुद से शुरू कर दिया। और अक्सर बेशतर जो बच्चे, बूढ़े, छोटे, औरतें, सब लोग जो है वो ग्रेन्स को जो है अच्छी तरह से वो जानते थे कि ये किस तरह से उगते हैं, क्योंकि इनके सामने ये हो रहा होता था। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कब ये उगते हैं, फिर कितना टाइम लगाते हैं राइप होने में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नेचुरली सीखी, क्योंकि दिमाग में आता है ना वो किस तरह से करते हैं। तो फिर उन्होंने इनको जब उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीख लिया और फिर खुद से जब उन्होंने बनाना की, तो अब वो एक तरह से फार्मर्स बन गए, एक तरह से फार्मर्स। क्योंकि जब फार्मर्स वो बन गए तो अब मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि जब वो अपना वो हार्वेस्ट करते थे, तो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद हम ग्रेन्स को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हसक निकलता है, उसमें वो जो है बहुत सारी चीजें, उसे घास होती है, ये लेफ्ट ओवर जितनी भी चीजें होती थी तो वो छोड़ देते थे। और जो नजदीक में एनिमल्स होते थे, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। और फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो है इनको क्यों ना हम अपने पास ही रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जानवर जिसका सबसे पहले इंसान ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, दैट वाज डॉग, दैट वाज डॉग। अभी आप दिमाग में आपको ये आएगा कि डॉग को तो हम खाते नहीं है तो उन्होंने डॉग को, क्योंकि डॉग जो है ये इसके बारे में एक अहम बात यह है कि ये सबसे पहले क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका एक सोशल बिहेवियर है, इसकी खास कुछ चीज़ें हैं, आगे चलकर मैं बताऊंगा। फिलहाल हम ये देखेंगे लेटर एनिमल्स में। फिर उन्होंने जो है जो रिलेटिवली जेंटल ज़्यादातर होते थे, शरीफ जिनको हम कहते हैं शरीफ जानवरों का इंतखाब उन्होंने किया डोमेस्टिकेशन के लिए। उसमें शीप आता है, उसमें गोट आता है, उसमें कैटल आती है और पिग भी आते हैं, समझ रहे हैं। और क्योंकि ये जानवर अगर आप इनको देखोगे, दे लिव इन हर्ड्स, ये इनमें रहते हैं, झुंड में रहते हैं, वेरी गुड, ये झुंड में रहते हैं। तो जब झुंड में रहने वाले, और दूसरी बात ये ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रास लैंड्स का हमने ग्रास लैंड्स की बात की, तो ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर लोग इनकी हिफाजत, अगर ये वाइल्ड भी होते थे किसी जगह पर, लोग इनकी हिफाजत करते थे ताकि अपने लिए बचा के रखें। तो हर दिन तो हम सारा रेवड़ तो मारेंगे नहीं, बल्कि हमें चाहिए रेगुलर फूड सप्लाई। तो रेगुलर फूड सप्लाई के लिए इसका मतलब है हमें जो कुदरती जानवर आसपास में उनको भी हमें महफूज रखना है। तो इन्होंने इनकी प्रोटेक्शन शुरू की और उन्होंने उन एनिमल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया जो इनको खाते थे। और इंसानों को पसंद नापसंद पहले से ही था कि बहुत सारे जानवरों का खाना वो पसंद करते थे, कुछ का नहीं करते थे, तो ये भी एक मसला था। तो इस तरह से जो है हमने कहा कि ये हर्डर्स बने और उनको ये आसान हुआ कि उन्होंने ये सारी बातें जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट से ही सीखी कि हमें क्या करना है, समझ रहे हैं। अब चूंकि डॉग की बात मैंने छोड़ दी थी कि डॉग जो है, वहां पर आपके बुक में क्वेश्चन आया है, ये वहां पर शायद लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। ये शायद उसमें इस तरह का शायद क्वेश्चन है, उसमें है कहीं पर ये। तो उसकी बुनियादी वजह जो है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो पहली वजह इसकी ये है कि इसका साइज कंपैटिबल है, यानी ये ज्यादा ना तो बड़ा होता है, इसको रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, ये काफी इंटेलिजेंट होता है, डॉग काफी इंटेलिजेंट होता है, बाकी जानवरों से काफी इंटेलिजेंट है। और तीसरा ये कि ये बिल्कुल उसी एरिया में, उसी हैबिटेट में रहता है, उसी माहौल में पनपता है, फलता फूलता है जिसमें इंसान। और चौथा ये कि ये हंटिंग में इंसान की मदद करता है। किसमें? हंटिंग में बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है ये। और ये इसकी सूंघने की वो जो ताकत होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये सूंघता था शिकार कहां पर है, तो इंसानों को वहां लेके जाता था। और तीसरा, ये प्रोटेक्शन भी करता था, रात भर ये गार्डिंग करता था, समझ रहे हैं। तो कभी अगर नजदीक में कोई जंगली जानवर आता तो ये फटाफट इंसानों को जो है बेदार करवाता था, क्योंकि ये बाक्स ऑफ एन ऑन, हम ये जानते हैं। और इसके एरिया में अगर कोई भी आए, शेर भी आ जाए, तो ये चिल्लाना बंद नहीं करता है,
तो इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है। और एक और वजह ये भी है कि ये सोशल एनिमल्स है, ये पसंद करते हैं, ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिस तरह इंसान झुंडों में बैठते हैं, खानदान इनके होते हैं। जो वाइल्ड डॉग्स आज भी होते हैं पैक में बैठते हैं, उसको पैक कहते हैं, जो उनका झुंड होता है। और नॉट ओनली दैट, ये लीडर्स भी मानते हैं और फॉलोअर्स भी इनमें होते हैं, लीडर का मानते हैं। और ये इंसान के लिए बड़ा ही अहम था कि उसको ओबे करने वाला जानवर हो। तो इसकी एक खासियत है, ये ओबे करता है। कौन? डॉग्स ओबे करते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये जो डोमेस्टिकेशन है, इसको हम कहेंगे कि डोमेस्टिकेशन यानी जो एनिमल्स को हम रेयर करना शुरू करें, इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन इसका अगर आपको अब सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, तो इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी जब हम प्लांट्स को खुद ग्रो करना सीख गए और हमने जो एनिमल्स को है उनको पालना स्टार्ट किया, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक खास चीज बन गई जिसको हम डोमेस्टिकेशन करें। और वेरी ऑफन जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये दे वर टेंटेड बाय पीपल। हमने पहले भी कहा कि ये इनको पहले भी बचाते थे, लेकिन फिर खुद से इन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स को खुद से अब उनकी डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी। और इसमें ये काफ़ी सिलेक्टिव थे और उन्होंने वो चीज़ें सिलेक्ट की जो ज़्यादातर जो माहौल के एतबार से प्रॉपर थे और जिनको डिजीज़ कम लगती थी। इसका वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका ख्याल उन्होंने रखा। और उन्होंने हमेशा ये तजुर्बा किया कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा पैदावार देती है, यानी हाई यील्डिंग, और जो लार्ज साइज़ के ग्रेन किस में होते हैं, कम साइज़ का। आज भी हम ये देखते हैं और इंसान इस पर और